अब हम दार्शनिक शासक एवं आदर्श राज्य के संबंध में आगे अध्ययन करेंगे साम्यवाद की व्याख्या। तो साम्यवाद की व्याख्या प्लेटो ने जो साम्यवाद की व्याख्या की है वो उन्होंने अपने रिपब्लिक में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साम्यवाद का अर्थ है निषेध करने से। निषेध किस चीज का निषेध? निषेध तो पहला दो प्रकार का उन्होंने साम्यवाद की बात कही। पहला संपत्ति संबंधी साम्यवाद और दूसरा परिवार संबंधी साम्यवाद। तो ये प्लेटो ने संपत्ति संबंधी और परिवार संबंधी प्लेटो ने संपत्ति संबंधी और परिवार संबंधी साम्यवाद के बारे में निषेध करने या शासक को और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार से मनाही क्यों की है? इस कारण वो प्लेटो ये जानता था कि शासक वर्ग संपत्ति और परिवार के मोहपाश में बनकर वो राज्य के कल्याण और जनता के कल्याण को भूल जाते हैं और वे अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। अतः उसने साम्यवाद की व्याख्या की और उसने ये माना कि संपत्ति और परिवार का निषेध होना चाहिए। तो संपत्ति और परिवार का निषेध किन लोगों के लिए, किस वर्ग के लिए? तो जैसा पूर्व बताया जा चुका है, प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग बताए हैं। शासक वर्ग और दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादन वर्ग। तो पहला और दूसरा वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ही संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात कही है प्लेटो ने, जबकि उत्पादक वर्ग को इससे वंचित रखा है। संपत्ति संबंधी साम्यवाद में क्या कहा है प्लेटो ने कि शासक के पास कोई अपनी संपत्ति नहीं। शासक मीन्स शासक और सैनिक वर्ग दोनों को प्लेटो ने एक साथ मिलकर अभिभावक वर्ग कहा है। जब अभिभावक वर्ग शब्द आता है तो वहां पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें शासक वर्ग भी है और सैनिक वर्ग भी है, जबकि उत्पादक वर्ग उससे अलग है। तो जब अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के पास संपत्ति होगी तो वह अपने राजकाज में ध्यान न देकर संपत्ति को और बढ़ाने, उसमें वृद्धि करने, उसका उपभोग करने, उसके उसकी रक्षा करने में उसका उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा, जबकि राजकार्य में या जनता के कल्याण में उनका ध्यान हट जाएगा। अतः उनके पास संपत्ति नहीं होना चाहिए। उनके पास उतनी ही संपत्ति होना चाहिए जितना कि उनका जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। उनके पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितना कि आतिथ्य सत्कार की आवश्यकता है। आतिथ्य सत्कार मतलब जैसे दूसरे देश के राजदूत आते हैं या दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जो विदेशी दूसरे देश के जो मेहमान आते हैं, उनका चूंकि शासक को आतिथ्य सत्कार करना होता है, तो आतिथ्य सत्कार हो सके उतनी संपत्ति होनी चाहिए और इनका जीवन चल सके शासक और सैनिक वर्ग का उतनी संपत्ति होना चाहिए। और प्लेटो ने आगे ये कहा कि उनके पास अपना कोई घर नहीं होगा, अपना कोई व्यक्तिगत रहने की स्थान नहीं होगी और तो वो कहाँ कहाँ रहेंगे? तो वो सैनिकों के सिपाहियों के डेरों में रहेंगे, वहीं रात्रि बिताएंगे। धर्मशालाओं में जो आम जनता के लिए जो शासक लोग राजा लोग धर्मशाला खोले होते हैं गरीब जनता के लिए, वहाँ पे अपना जीवन अपना दिन और रात बिताएंगे। और क्योंकि उनके पास अपना घर नहीं होगा तो उनके घर में भोजन नहीं बनेगा। तो प्रश्न ये उठता है वो भोजन कहाँ करेंगे? तो सार्वजनिक भोजनालयों में वो भोजन करेंगे। प्राचीन काल में भी शासक लोग अपने राज्य की गरीब जनता के लिए स्थान स्थान पर भोजन का प्रबंध करते थे, भोजनालय खोलते थे, भोजनालय की व्यवस्था करते थे और मुफ्त में उनको खाना दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। तो शासक लोग और सैनिक लोग वहीं पर भोजन करेंगे। तो इस प्रकार से संपत्ति के साम्यवाद की बात प्लेटो ने कही है। अब दूसरा जो बिंदु है परिवार संबंधी साम्यवाद। तो परिवार संबंधी साम्यवाद की बात प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग के पास में अपना परिवार भी नहीं होगा, क्योंकि परिवार भी मोह का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे इनके मन में स्वार्थ की भावना आती है और अपने परिवार की सुख सुविधा बढ़ाने में, उनको सुरक्षित रखने में, उनके आमोद प्रमोद में ये लग जाते हैं
और लग सकते हैं और लग जाते भी थे, अतः परिवार नहीं होना चाहिए। तो जो पति-पत्नी होंगे उस समय, तो उनका कैसा संबंध होगा? तो उनका वैसा संबंध नहीं होगा जो वर्तमान समय में या बाकी समय में जो पति-पत्नी का रहता था, बल्कि सभी एक स्त्री, सभी की स्त्रियाँ रहेंगी सार्वजनिक रूप से, और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे सबके बच्चे रहेंगे, और माता-पिता अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे। उस समय ना कोई किसी का माता-पिता होगा, ना कोई किसी की संतान होगी। इस प्रकार से परिवार के बारे में भी साम्यवाद की बात प्लेटो कहता है। इस प्रकार से आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए उसने साम्यवाद की व्याख्या की, और शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह-पाश से दूर दूर रखने की विचार अपनी बताई। आगे हम व्याख्या करते हैं दार्शनिक शासन की। तो प्लेटो कहता है कि जित प्लेटो कहता है कि शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए किसी दार्शनिक को शासक बन जाना चाहिए। वास्तव में जैसे हम अपने पूर्व लेक्चर में हम बता चुके हैं कि प्लेटो की इच्छा तो राजनीतिक कार्य करने की थी। अपने गुरु सुकरात की मृत्यु के कारण, और दूसरी बात कि उस समय इतनी ज़्यादा राजनीतिक बुराइयाँ थी, राजनीतिक कमियाँ थी, तो इन राजनीतिक कमियों को दूर करने के लिए ही प्लेटो ने निश्चय किया कि अब वह राजनीतिक कार्य नहीं करेगा, राजकाज में भाग नहीं लेगा, शासन संबंधी कार्य में भाग नहीं लेगा, बल्कि उससे दूर रहेगा, और उससे दूर रहते हुए राजनीतिक बुराइयों को दूर करने की उसने ठानी। और इस प्रकार उसने कहा कि या तो शासक जो है, जो सत्तारूढ़ है, वो दार्शनिक बन जाए, जो जन कल्याण की ही बात करे, जनहित की ही बात करे, और या तो किसी दार्शनिक को शासक बना दिया जाए, ताकि शासक के दुर्गुण उनमें न पनप पाएँ। तो उसने दार्शनिक शासक को 4 नियमों के पालन के लिए बाध्य करता है। कौन-कौन से 4 नियम हैं? पहला है आर्थिक असमानता। प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक शासक को ये देखना चाहिए कि उसके राज्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक असमानता ना पनपने पाए, क्योंकि ये आर्थिक असमानता ही अ, राज्य में बहुत बड़ा असंतोष का कारण बनता है। दूसरा पॉइंट है एकता एवं आत्मनिर्भरता। प्लेटो का कहना है कि दार्शनिक शासक को राज्य के आकार को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना चाहिए, जिसमें कि राज्य की एकता एवं आत्मनिर्भरता में कोई बाधा पहुँचे। राज्य के आकार को उतना ही रखना चाहिए जिसमें कि राज्य में एकता कायम रख सके वह, और राज्य को वह आत्मनिर्भर बना सके। तीसरा है कर्तव्यों का पालन। तो अ, तीसरी बात ये प्लेटो ये कहता है दार्शनिक शासक के लिए कि राज्य में न्याय की ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन स्वतः कर सके, ना कि किसी दबाव में। और चौथा है शिक्षा व्यवस्था। तो प्लेटो कहता है कि दार्शनिक शासक को अपने शासन की शिक्षा व्यवस्था में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आदर्श राज्य की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में जितने भी अपने विचार दिए हैं, चाहे वो न्याय संबंधी सिद्धांत हो, कि शिक्षा के संबंध में उसके विचार हो, कि साम्यवाद के संबंध में विचार हो, या जैसे उसने दार्शनिक शासक की के बारे में कही, तो इन सब की चर्चा का एकमात्र उद्देश्य था आदर्श राज्य की प्राप्ति। तो प्लेटो चाहता था कि शासन की समस्त बुराइयों को इन माध्यमों से दूर करके एक आदर्श राज्य की प्राप्ति हो सके, और उस आदर्श राज्य की प्राप्ति हो सके, उसके लिए उन्होंने कुछ बातें बताई कि कोई राज्य आदर्श राज्य कैसे बनेगा? कोई राज्य आदर्श राज्य के रूप में निर्मित कैसे होगा? तो पहला बिंदु जो उन्होंने बताया कि उस राज्य में दार्शनिक शासक होगा, दार्शनिकों का शासक होगा, जिसको सत्ता से कोई मतलब नहीं होगा, कोई उनका स्वार्थ नहीं होगा, वो जनहित में कार्य करेंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य देश का कल्याण करना और जनता के सुख-सुविधाओं को में ध्यान देना है। दूसरा जो बिंदु है, जो बात बताई, निरंकुशता असीमित नहीं। प्लेटो ये कहता है कि